मुन्ना, एक बात बताओ, अगर आज आपकी सैलरी मैं 1 लाख रुपए भी कर दूं तब भी तुम फाइनेंशियल रिच नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, कुछ तो मेरे यहाँ नौकरी भी करते हैं जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए है, लेकिन महीने के आखिरी हफ्ते में वो हाफने लग जाते हैं। और अगर मैं मिर्ज़ापुर से, मज़ेदार बात सुनना, मिर्ज़ापुर से मैं तुम्हारी सैलरी डबल भी कर दूं, यानी तुम्हारी सैलरी 50,000 है और मैं 1 लाख रुपए कर दूं, तब भी तुम फाइनेंशियल रिच नहीं हो पाओगे, क्योंकि पैसा कमाना और पैसा बचाना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसी 10 गलतियां बताऊंगा जो 40 की उम्र में तुम्हें पैसा तो कमाने देती है पर टिकने नहीं देती। चलिए बताता हूँ। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको पंकज त्रिपाठी की मैंने एक्टिंग करने की कोशिश करी थी, मिमिक्री करने की कोशिश करी थी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। आज के वीडियो को जो टॉपिक, क्या वो 10 गलतियां हैं जो हम पैसा सेव नहीं कर पा रहे इवन 40 के बाद भी। मान लो अगर आप आज नौकरी कर रहे हो, है ना, नौकरी जैसे मैं कर रहा हूँ, आप घर में हो जिसकी वजह से घर चल रहा है, आप हो, आपका घर चल रहा है आपकी वजह से या आपके पापा की वजह से, आपका कोई ऐसी बात होती है कि भाई नौकरी छूट जाती है या फिर पैसा आना बंद हो जाता है 4-5 महीने के लिए, तो क्या आपके पास इतना पैसा है आप बच्चों को या फिर जो आप पर आश्रित है, जो आप पर डिपेंडेंट है, क्या आप उनको सर्वाइव करवा सकते हो या खुद आप सर्वाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। और यही चीज़ हमें समझनी चाहिए 40 के बाद, क्योंकि हम अकेले नहीं होते, हमारे ऊपर हमारे बच्चे, अगर शादी हो गई है तो बीवी, बच्चे, और अगर शादी नहीं भी हुई है तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आप पर डिपेंड रहते हैं ना। ऐसा ना हो कि हमारी नौकरी चले जाए और हमारे घर में दिक्कत आ जाए, उसके लिए हमें फाइनेंशियली रिच होना चाहिए। तो सबसे पहली गलती जो हम करते हैं कि सैलरी बढ़ती है हम खर्च बढ़ा लेते हैं। ठीक है, सैलरी बेटा पता कैसे बढ़ती है? सैलरी बढ़ती है इंक्रीमेंट से। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको पता है कि साल में एक बार उनके इंक्रीमेंट आता है, लेकिन जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनका कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता। तो उनका जब फिक्स नहीं होता तो ये अच्छी भी बात है और बुरी बात है। और एक बार में 10 से 15-20% तक भी इंक्रीमेंट चला जाता है। अब कि मान लो मेरा इंक्रीमेंट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आज 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है, और मेरा इंक्रीमेंट 5,000 रुपये बढ़ गया। हमारी गलती क्या होती है कि वो जो 5,000 है, अब मैं 50,000 रुपये कमा रहा था, 40,000 मेरा खर्चे में जा रहा था, 10,000 मैं सेव कर रहा था। अगले महीने मेरे को पता चला कि मेरा इंक्रीमेंट लगा और अब मेरी सैलरी कितनी होगी? 55,000। तो मैंने क्या काम किया कि मैंने अपने खर्चे 40,000 से 45,000 कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि 5,000 मेरे बढ़े हैं तो चलो वो खर्चे में लगा देते हैं। तो इसे हो क्या रहा है कि मेरी सैलरी को प्रमोशन मिला है, मैंने इन्वेस्टमेंट में प्रमोशन नहीं किया, मैंने सेविंग में प्रमोशन नहीं किया, मैंने प्रमोशन किस में किया? खर्चे में। जहां मैं 40,000 में सेविंग खर्चे कर रहा था, वहां मैं कितने करने लग गया? 45,000 करने लग गया। यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। अब इसे बचना कैसे? वनवास देना। श्री राम जी को 14 साल का वनवास मिला था ना भगवान जी को। ऐसे ही आप सोचो कि जो आपने आज आपका इंक्रीमेंट लगा है, जैसे उसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि 5,000 मेरी इंक्रीमेंट हुई है ना, तो ये समझ लो वो जो पैसा इंक्रीमेंट का आया, मैं उसको 1 साल के लिए वनवास में भेज देता हूँ। मैं उस पैसे का, अगर मैं बिल्कुल सेफ गेम खेलना है तो मैं उसकी क्या करा दूंगा? FD करवा दूं। और अगर मुझे थोड़ा सा मैं रिस्क ले सकता हूं तो म्यूचुअल फंड, और थोड़ा रिस्क ले सकता हूं तो मैं क्या काम करूंगा कि मैं उसको शेयर मार्केट में 1-2 शेयर ले लूंगा। 1 महीने में 5,000 रुपये बचे तो 1 साल में कितने बचे? 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 इंटू 5, 12 पंजे 60, 12 5 60,000 रुपीज आपको अगले साल मिलेंगे, है ना। अगले साल मान लो फिर इंक्रीमेंट आता है, एक साथ आपको 60,000 रुपये मिले और उसमें कुछ ना कुछ तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही, क्योंकि आपने वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है। अब उस पैसे से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, एक साथ 60,000 रुपये मिले। सैलरी बढ़ते ही खर्च को बढ़ाना नहीं है, बल्कि जो बढ़ा हुआ पैसा उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ें बहुत मेहनत से बनाई गई है। अगला पॉइंट है इमरजेंसी फंड को नज़रअंदाज करना। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है? तो जब मेरे पापा ने स्कूटर खरीदा था, चेतक स्कूटर, उसके अंदर क्या सिस्टम था? टैंक लीटर था जो जिसमें पेट्रोल डलता था, वो मान लो 5-6 लीटर का था। तो उसमें एक रिजर्व था। तो जब पापा स्कूटर में हम सबको लेकर के जाते थे और बीच में पेट्रोल अगर ख़त्म हो जाता था तो पेट्रोल ख़त्म होते ही वो उसमें वो क्या करते थे, रिजर्व की नोब रहती थी, रिजर्व को वो ऑन कर देते थे, तो रिजर्व में से फिर पेट्रोल आना शुरू हो जाता था, तो हम स्टक नहीं होते थे। इमरजेंसी फंड भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं रियल एग्जांपल भी बताता हूँ। तो जो मेरे एक सीनियर थे, तो वो उनकी उम्र मेरे ख्याल से 45 या 46 इसी के करीब रही होगी। एक दिन वो सुबह सुबह दौड़ करके आ रहे थे और जैसे ही दौड़ के आ रहे थे वो पता नहीं पत्थर की वजह से वो उनको लगा और वो गिर गए।
गिरने की वजह से उनका आधा जो शरीर वो पैरालाइज हो गया था। एडमिट किया तो पता चला कि इसमें खर्चा ज़्यादा आएगा, पता नहीं 60-70 हज़ार या 80,000 कितना था, वो तो उन्होंने पे कर दिया था। फिर उन्होंने बोला कि भाई ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब उनके पास और पैसा नहीं था। हमारे सीनियर के पास गए थे, सीनियर से उन्होंने रिक्वेस्ट, फिर जो मैडम थी जो सर की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, रोने लग गई थी। सीनियर के सीनियर थे, वो आए, उन्होंने एक बात कही जो कि सच में कड़वी भी थी पर सच्ची थी। भाई आपके हस्बैंड 20-25 साल से नौकरी कर रहे हैं, आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि आप अपनी बीमारी को सही से कर पाओ। वहाँ से मुझे समझ में आता है कि इमरजेंसी फंड होना क्यों जरूरी है। अब इमरजेंसी फंड का मतलब ये जो हम इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग करते हैं, ये नहीं। इमरजेंसी फंड में ऐसा पैसा होना चाहिए जहां से आपको तुरंत क्या मिले, पैसा आप निकाल सको। अगला है दूसरों को देखकर खर्च करना, और ये सबसे खतरनाक बात है, ज्वेलिसी टाइप की होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक गाड़ी ली, तो अपनी नीड देख के हमने क्या काम किया, हमने एक गाड़ी खरीद ली। मैंने उसकी मिठाई बांटी अपने जो हमारा लोकेलिटी। शाम को जब वो बैठे तो आपस में एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं, अरे भाई देख अरुण ने नई गाड़ी ले ली। हाँ भाई कौन सी ली? अरे वो टाटा पंच ली है। अच्छा रे टाटा पंच ली है उसने, क्यों भाई? अरे पता नहीं इंक्रीमेंट बढ़ गया होगा इसलिए दिखाने खातिर ले ली होगी। अच्छा दिखाओगे? हमने दिखाओगे हम भाई उस तक बड़ी गाड़ी ले होगा। कौन सी ले होगा? अरे हम लेंगे ब्रिज्जा। अच्छा, और वो भी टॉप मॉडल। मेरे पड़ोस वाले ने और उसने एक नई गाड़ी खरीद ली, EMI पे खरीद ली। ऐसा लोग अधिकतर करते हैं। मैंने फ़ोन नया लिया तो सामने वाला नया फ़ोन ले लेगा कि इसने लिया तो मैं भी लूँगा। हो सकता है मैंने अपनी मजबूरी से या फिर कोई काम था उसके लिए लिया, लेकिन वो किस लिए ले रहा है? ज्वेलर्स हो गए, ज्वेलिसी। इसलिए ज्वेलिसी में खर्चा नहीं करना, क्योंकि उसमें नुकसान किसका होता है? हमारा खुद का ही होता है। अगला है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एक समझना। सेविंग का मतलब क्या होता है? वही पहले वाला एग्जांपल लेते हैं। आप 50,000 रुपए कमा रहे थे, 40,000 आपका खर्चा जा रहा था, 10,000 रुपए बचा रहे थे, तो ये आपकी सेविंग है। पैसा जो आपने सेविंग किया, ये हुआ पहला स्टेप। आप नौकरी करते हो, पहले आपने सेविंग कर लिया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आपको क्या काम करना है? उसको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, या आप PPF में डाल दो, ये बताऊंगा तेरे को। सुकन्या है, FD है, म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है। कहीं ना कहीं आपको उस पैसे को क्या करना है? पार्क करना है। वो जो वहां पर पैसा रहेगा तो वहां पर वो पैसा क्या करेगा? थोड़ा वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। पैसा थोड़ा बढ़ के हमको अच्छा अमाउंट मिले। अगला पॉइंट आता है कि हर चीज EMI पर ले लेना, और सबसे खतरनाक बात है EMI का मतलब होता है हम किसी चीज को एक साथ नहीं खरीद सकते थे, तो हमने कहा कि ठीक है हम पैसे को टुकड़ों में हम दे देंगे, तो उसके एवज में बैंक हमसे क्या ले लेता है? थोड़ा सा पैसा ज्यादा ले लेता है। ऐसा सोचकर हम बहुत सारी चीज, बेमतलब की चीज हम EMI पे ले लेते हैं। इसलिए EMI पर हर चीज, चिढ़ के मारे दूसरों से ज्वेलर्स होकर EMI पर कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। बेमतलब में कोई चीज EMI पर नहीं खरीदनी चाहिए। और जो काम की चीज हो, आप उससे कुछ कमा सकते हो या आपके लिए बहुत ज्यादा नीड है, तभी वो चीज EMI पर लेनी है। वो भी तब जब आपके पास पैसा देने के लिए आपके पास पहले से एक प्लानिंग हो कि मैं इस पैसे को ऐसे दे सकूं। ठीक है, अगला पॉइंट हो गया। 5 पॉइंट मैंने बता दिया अभी तक। हाँ। छठा पॉइंट है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिला देना। इंश्योरेंस क्या होता है कि जैसे मैं हूँ, लाइफ टाइम इंश्योरेंस। हाँ, लाइफ टाइम इंश्योरेंस। LIC में आपको कुछ ज़्यादा रिटर्न मिलता नहीं, और आप खुद भी कैलकुलेट कर लेना। अगर आपके पास LIC है या आपके किसी बड़े के पास LIC है, तो कैलकुलेट करके देखना कि आप हर महीने कितना पैसा दे रहे हो, कितने साल के लिए दे रहे हो, उसको मल्टीप्लाई कर लेना। और फिर क्योंकि इसमें फिक्स रहता है कि इतना पैसा आपको मिलेगा, तो देखना कि वो पैसा जो मिलेगा वो कितना मिलेगा। आपको पता चल जाएगा 3-4% भी ज़्यादा बता दिया, इतना ही आपको उसमें पैसा मिलता है। तो इसमें आपको फ़ायदा नहीं होता। इसमें फ़ायदा कब है? जब अगर कुछ हो जाए तब। लेकिन अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस ले लो। टर्म इंश्योरेंस में पैसा कम जाता है, लेकिन उसमें आपको इंश्योरेंस ज़्यादा मिलता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट मतलब आप PPF में डाल दो, फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, कम पैसा डालो पर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। हाँ, मतलब पैसा उतना ही डलेगा, लेकिन उस पैसे का रिटर्न आपको ज़्यादा मिलता है। तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या है? अलग अलग चीजें हैं, और हमें दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। अब अगला पॉइंट बताता हूं। बच्चों के लिए सब कुछ बच्चों को नहीं देना है, अपना रिटायरमेंट की भी प्लानिंग करनी है। मैं अपने बच्चे के सामने ही बोल रहा हूं। देखो, ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे हैं तो सब कुछ उस पर लौटा दो। मैं बच्चे को एजुकेशन अच्छी दे सकता हूं, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। मैं बच्चे को बोलता हूं भाई अच्छी पढ़ाई करो। अब पढ़ाई करना ना करना वो इनके ऊपर है, क्योंकि अभी इनको फ्यूचर अभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है कि मैं अपने बच्चों को सही शिक्षा दूं, ताकि कल को उनको ये ना लगे कि भाई मेरे को शिक्षा देने का आपने मौका नहीं, मुझे नहीं दिया, पढ़ने का मौका नहीं दिया। लेकिन सब कुछ बच्चों के लिए कर देना वो गलत बात है। बच्चे छोड़ दें भाई, बच्चे कामयाब हो जाते हैं। और तूने देखा है कई माँ बाप की सेवा नहीं करते। तो इसीलिए अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग भी खुद ही करनी है।
अगर आप प्राइवेट जॉब, आजकल तो सरकारी में भी एनपीएस है, तो एनपीएस खुलवा लो। ये या क्या होता एनपीएस बेटा नेशनल पेंशन स्कीम होती है, ये इसके बारे में बताऊंगा मैं। तो अपने फ्यूचर की भी प्लानिंग हमें खुद करनी है, बच्चों के लिए भी करना है और खुद के लिए भी खुद करना है, क्योंकि और कोई करने आएगा। बहुत लंबी वीडियो हो रही है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी 40s में हैं या अभी आप 40s में आने वाले हैं, आप 30s में हैं, 40s में आने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना। बिल्कुल घर जैसी बात वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ। चलिए अभी पॉइंट नंबर 8 पर चलते हैं। अगला पॉइंट है रिश्तेदारों और दोस्तों को भावनाओं में, इमोशनल में आकर के पैसा दे देना, उधार दे देना। तो भावनाओं में आके पैसा नहीं देना है। अगर किसी को सच में जरूरत है, आपको पता चलेगा, अब वो बोलेगा भाई मेरे घर में कोई बीमार है, कोई इमरजेंसी आ गई, तब तो हेल्प करनी चाहिए। जहाँ मेडिकल है तब तो आप हेल्प कर सकते हो। लेकिन अगर वो सिर्फ अपनी आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए आपसे पैसा ले रहा है, मान लो इच्छाओं को, जैसे मोबाइल उसको लेना है या कहीं प्लॉट ले रहा है या फिर यूं ही कहीं पार्टी करने जा रहा है, आपसे पैसा ले लिया, ऐसे में आपको पैसा नहीं देना है, क्योंकि आपका पैसा स्टक होगा, रिश्तेदारी खराब होगी, दोस्ती खराब होगी। तो वो चीज़ नहीं करनी है। पहले समझना है कि सामने वाला पैसा क्यों ले रहा है, उसके पीछे का क्या कारण है, तभी आपको वो पैसा देना चाहिए। अदरवाइज आप अपने रिश्ते भी खराब करोगे और पैसा भी डूब जाएगा। 9वां पॉइंट है इन्वेस्टमेंट शुरू करने का सही समय का इंतजार करना। और ये बहुत गलत बात है। हम इन्वेस्टमेंट करने का इंतजार करते हैं कि भाई इस महीने, तो जैसे वही पुराना एग्जांपल ले लेते हैं, 50,000 हम कमा रहे थे, कितना हम खर्च कर रहे थे, 40,000, बच कितना रहा था, 10,000। अब मैंने सोचा कि यार 10,000 है, इस महीने क्या सेविंग करेंगे, क्या इस महीने इन्वेस्ट करेंगे, अगले महीने से इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे करते करते हमने 4 महीने मान लो हमने नहीं किया, तो सेविंग कितनी होगी, 40,000 की। इन्वेस्टमेंट अभी तक हमने किया नहीं है, और तभी मान लो कोई फैमिली ट्रिप की, चलो घूम ही आते हैं। अरे पैसा कहाँ से आएगा, अरे वो 40,000 रुपये रखा तो है, ले भाई, एक ट्रिप गई और 40,000 रुपये गई भैंस पानी में। तो सेविंग तो करी थी पर इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो गए पैसे। इसलिए इन्वेस्टमेंट का इंतजार मत करो। अगर आपके पास 500 रुपये भी है तो उसको भी अब इन्वेस्ट करो। पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सही दिन का चुनाव मत करो, सही जगह का चुनाव करो, और वहां क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, पार कर दो अपने पैसों की गाड़ी। अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है कि इनकम बढ़ाने पर काम ही नहीं करना। मतलब इनकम सोर्स नहीं बढ़ाते हैं हम, कि आपके घर में एक टंकी है, उस टंकी के आपने कितने सारे पॉइंट्स बना रखे हैं ना, रसोई में भी पॉइंट होगा, वॉशरूम में भी होगा, बाथरूम में भी होगा, बाहर भी होगा। एक टंकी से कितना, वॉश बेसिन में होगा, एक टंकी से कितने ज्यादा आपने नल खोल रखे हैं, 5-6 है ना, 5-6। और अगर हम 5-6 को नल के एक साथ खोल देंगे तो टंकी कितनी जल्दी खाली हो सकती है, बहुत जल्दी खाली हो सकती है। क्योंकि टंकी में पानी डालने का स्थान क्या है, एक ही पाइप है, एक पाइप से पानी आता है। अगर आपका कमाई का जरिया एक है और खर्च करने के आपने 10 तरीके कर रखे हैं, भाई आपका मोबाइल में रिचार्ज में पैसा जा रहा है, आपने टीवी लगा रखा है उसका पैसा जा रहा है, वाईफाई लगा रखा है उसका पैसा जा रहा है, आप ट्रिप करने जा रहे हो उसका पैसा हर महीने जा रहा है, दूध का पैसा जा रहा है, पढ़ाई का पैसा जा रहा है, तो आपने खर्चे तो इतने सारे कर रखे हैं, मतलब इतने सारे नल हैं, और टंकी में सिर्फ आपकी सैलरी आ रही है, तो वो गलत है। कोई भी नौकरी कर रहे हो उसके साथ आप क्या काम कर सकते हो वो देखो, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओ। वह एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या होगा कि आपका जो टैंक होगा उसमें वो पानी भरने का, पैसा भरने का वो काम करेगा, वो मतलब टैंक कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये वो 10 गलतियां हैं जो 40 के बाद, 40 से पहले अगर आप वो गलती कर रहे हो तो आपको सुधारनी है। 40 के बाद आपकी जो गलतियां वो कम होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं होती, आपके ऊपर कल, आजकल और कल की होती है। लास्ट में मैंने लिखा था कि मुझे नहीं पता इन 10 बातों में से कौन सी गलतियां आपने की है। मैंने इनमें से कई गलतियां करी थी, मेरे परिवार वाले जानते हैं मैंने कई गलतियां करी थी, लेकिन मैंने उनको सुधारने की कोशिश करी, मैंने सुधारा है। आपने अगर कोई गलती करी है तो मुझे कमेंट में बताना। कोई किसी को थोड़ी पता आपने लिखा, लेकिन आप खुद लिखोगे तो समझ में आएगा। और अगर आपने कोई गलती करी थी और उसको आपने सही कर लिया तो वो भी आप लिख करके बताना, इससे हम सबको मोटिवेशन मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।